तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी कविता नंबर 7 और कविता का नाम है साय में धूप, यानी कि गजल है ये। तो इसको हम पूरी डिटेल के साथ में करेंगे, यानी इसकी व्याख्या आज की इस वीडियो में करने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब इसके जो लेखक हैं वो है दुष्यंत कुमार, और इन्होंने जो है काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी जो है यहाँ पे ये जो पूरी कहानी है साय में धूप, तो इसके अंदर आपको जो है जो हमारी राजनीति तंत्र है तो उसके ऊपर कटाक्ष देखने को मिलेंगे, उसकी गहराई की जो बातें होती हैं, हिडन सीक्रेट्स, वो जानने को मिलेंगे। तो वो चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर थोड़े से मतलब विरोधात्मक भाव आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी कही गई हैं जो शायद आपको पसंद आए ना आए, पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। बट सर देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, उसके बाद में पढ़ेंगे व्याख्या। अब जीवन परिचय पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं, जैसे यहाँ पे कौन सी भाषा इस्तेमाल हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको उसके भाव शैली वगैरह कई सारी चीज़ों का पता लग जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 1933 में, राजपुर नवादा गांव, उत्तर प्रदेश। रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साय में धूप जो कि यही वाली है, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विष पाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। और इनकी मृत्यु हुई सन 1975 के अंदर। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, इनकी मृत्यु कब हुई? 1975 में। एग्जाम्स में आता है जीवन परिचय पढ़ लेना, नहीं आता है छोड़ देना, कोई मैटर नहीं करता। एग्जाम में आता है तो ज़्यादातर बोर्ड्स में मैंने नोटिस किया है ये वाला पोर्शन से आता है जीवन परिचय, तो कंसीडर कर सकते हो जीवन परिचय को आप। अब देखो यहाँ पे दुष्यंत कुमार का जो साहित्यिक जीवन है, देखो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको इसकी मृत्यु को याद रखना, जन्म को भले ही याद मत रखो, इसकी मृत्यु को याद रखना 1975 में हुई थी। यानी कि जो हमें ये नीचे जो भी कुछ मिलेगा ना, नीचे व्याख्या करनी है जिसकी, वो 1975 से पहले की बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में से वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और एक नए पत्ते, ये रचना इनकी, जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी जो है ना, उस टाइम पे रेडियो चैनल था आकाशवाणी, और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, मतलब छोटी उम्र में हो गया, जल्दी ज़्यादा उम्र जिए नहीं। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां बहुत कुछ छोटी नहीं है, बहुत सारी हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही माना जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता ना करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विष पाई शीर्ष गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत जी की जो गजल दी गई है, देखो ये है आपका, ये नीचे जो आप पढ़ोगे ना, मतलब जिसकी व्याख्या करनी है उसके बारे में। अगर आप कोई भी चैप्टर की व्याख्या पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो सबसे पहले ये तो जीवन परिचय होता है ऊपर, तो NCERT की बुक में। उसके बाद में आपका ये वाला पोर्शन शुरू होता है जहाँ पे से आपको जो है मतलब चैप्टर की स्टोरी बताई जाती है कि चैप्टर में क्या है, कैसे है। और बिहाइंड द सीन अगर आपको नहीं पता लग रहे हैं, कई सारी कविताओं में बिहाइंड द सीन होते हैं, मतलब बात कुछ कह रहा है, उसके भाव कुछ निकल रहे हैं, तो वो यहाँ पे बताया जाता है कि क्या भाव निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जरूर से पढ़ लिया करो आप, अगर समझ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कुछ चीज़ों का। तो यहाँ दुष्यंत जी की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साय में धूप से ली गई है। ये पूरी नहीं है, ये जो नीचे गजल है जो इतने भी पहरे वो पूरे नहीं है, वो थोड़ा सा पोर्शन है। किसमें से? साय में धूप, इसमें से। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, मतलब टाइटल वाइटल नहीं देते, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्होंने किसी कर्म व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकरार नहीं रहती, मतलब एक लाइन वाइज नहीं पढ़ना होता उनको, कुछ फ्लो वलो नहीं मिलेगा आपको। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक तो क्या है? रूप के स्तर पर तुर्क का निर्वाह। क्या है? रूप के स्तर पर तुर्क का
सॉरी तुक तुर्क बोल रहा हूँ मैं, तुक का निर्वाह, जो बातें बोली जा रही है उसका निर्वाह फ्लो कैसा है। एंड दूसरा क्या है, अंतर वस्तु के स्तर का मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की 2 पंक्तियों का तुक और उसके बाद सभी शेरों की पंक्तियां सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन होता है टाइप से समझो आप। आमतौर पर गजलों के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल में खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है, देखो ये चीज बहुत जरूरी है जाननी, राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने के भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। यानी कि ये जो पूरी कविता है तो इसमें क्या मिलेगा, राजनीति और समाज, ये कहाँ इसके बीच में क्या चल रहा है, क्या पंगे हो रहे हैं, तो वो जानने को मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रकार दुष्यंत जी की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो ये था आपका जीवन परिचय, और अभी देखते हैं इसकी व्याख्या। देखो ये छोटे छोटे पैरे 2 लाइनों के, बहुत सारे हैं, ज़्यादा भी नहीं है बट हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, कविता का नाम है गजल, मतलब वैसे नाम तो साए में धूप है, लेकिन ये गजल है, एक कैटेगरी होती है ये इसकी। तो ये जो पूरी ये आपको देखने को मिलेगी ना, इसमें जो है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है पूरे जितने पैरे हैं, उसके साथ साथ कुछ शब्द बीच बीच में आपको उर्दू के देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी यहाँ पे अकेली नहीं है, उर्दू का मिश्रण मिल रहा है हमको बीच बीच में। तो ये 2 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, इसमें कोई टफ भाषा नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाओगे, इजी पड़ेगी समझना। अब देखो क्या लिखा गया है, पहला पैरा देखते हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब देखो यहाँ पे 2 ही शब्द है, चिराग का तो मतलब होता है जो चिराग लाइट वगैरह हो, ठीक है, और मैसर का मतलब यहाँ पे यही शब्द आपको डिफिकल्ट सा दिखेगा, मैसर ये होता है आपका उपलब्ध कराना। ठीक है, अब देखो कहा तो क्या था चिरांगा हर एक घर के लिए, चिरांगा मतलब हर एक घर के लिए। जब 1975 में मृत्यु हुई ना, तो उससे पहले यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि 50 के 60 के दशक में, दशक बोल रहा हूँ 50-60 के आसपास जब है ना, उस टाइम पे नेता वेता आते, लोगों को भाषण देते, आपके शहर में लाइट पानी बिजली, वैसे आज भी होता है, तो ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, भाषण दिए जाते हैं। तो उसी को लेके इसने बहुत सारी कटाक्ष बातें कही हैं कि इन्होंने कहा था, कहा तो क्या था चिरागा हर एक घर के लिए, इन्होंने कहा तो ये था, राजनेताओं ने हमें ये आश्वासन दिए थे कि आपको हर एक घर में सुविधाएं मिलेंगी, गांव के हर एक घर में कोई भी इलाका हो आपको सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो वही बात हो रही है कि कहा तो था चिरागा हर एक घर के लिए कि हर एक घर में आपको चिराग मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, मैसर का मतलब समझ गए उपलब्ध। तो लेकिन असल जिंदगी में जो इन्होंने वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, वो जो चिराग जो गाँव देने वाले थे ना, हर एक घर देने वाले थे, अब आप देखोगे तो वो पूरे शहर में एक भी उपलब्ध नहीं है। मतलब जो बातें कहीं आपको सड़कें मिलेंगी, गांव में सड़कें कहाँ, शहर में सड़कें नहीं मिल रही। गांव में खाना पानी मतलब गैस का वादा किया, वो शहरों में ही नहीं मिल रहा, गांव में तो कहाँ ही मिलेगा, वो सीन हो रहा है। अब देखो उस टाइम पे था, उस टाइम पे हमारी आर्थिक स्थिति और तरक्की जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी देश की, आपको भी पता है ये चीज़, आज़ाद हुए थे ताज़े ताज़े, तो वादे तो किए जाते हैं लेकिन निभाने में जान निकल जाती है। तो ये पहरा इसी पे है, मतलब हिडन मीनिंग समझ में आ गया ना, कि इन्होंने कहा था कि पूरे देश के हर एक घर के अंदर आपको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो सुख सुविधाएं आप जानते हो नॉर्मल सी, तो वो उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि लाइट बेसिक चीज़ थी लाइट, तो वो उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अब जो है आप देखोगे तो वो गांव में घर, हर एक घर की बात थी, घर में तो कहाँ, गांव में नहीं, पूरे शहर में भी एक भी दिखाई नहीं देता। पूरे शहर में भी वो सुविधाएं उपलब्ध शहरों में नहीं मिल रही, वो सुविधाएं गांव में तो कहाँ ही मिलेंगी। तो ये बात यहाँ पे पूरी कही गई है इस पहरे के अंदर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पहरा। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए चलें। अब यहाँ पे देखो दरख्तों क्या होता है, आपके पेड़ वृक्ष जिसको बोला जाता है दरख्तों, यानी कि यहाँ दरख्तों के साए में, साया तो मतलब नीचे बैठते हैं ना जब, तो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यानी कि यहाँ वृक्षों की छाया में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और
कब तक के लिए चले, उम्र भर के लिए चले। यानी कि इन्होंने जो हमें आश्वासन दिए थे, जैसे ये वो होता ना, यहाँ पे ये पूरा हिडन मीनिंग आप समझोगे तो यहाँ पे क्या मतलब है, जो वृक्ष है, वृक्ष मतलब राजनेता, ठीक है। तो अब ये जो राजनेता है, जो देश की तरक्की चाह रहे थे, देश में विकास करने के लिए अलग अलग वादे किए, पेड़ रूपी जो राजनेता है, तो उनके साय में धूप लगती है। यानी कि अब जो है वो राजनेता अपना पेट भरने पे तुले पड़े हैं। वो उनको जो है वही चीज, यानी कि ये जो राजनेता है जो हमें सुख देने का वादा कर रहे थे, आज के टाइम पे वही हमें दुख दे रहे हैं। साय में धूप लगती है, यानी कि पेड़ की छाया में वैसे क्या मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन यहाँ पे धूप लग रही है, मतलब वो पेड़ की छाया परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। तो इसीलिए लेखक कहता है कि चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए चले, यानी कि इसके भरोसे मत रहो। इस जो राजनेता लोग हैं उनके भरोसे मत रहो, अपने भरोसे जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन इनके भरोसे पे तुम नहीं चल सकते। आने वाले समय में ये आपको बर्बाद कर देंगे। आप जिस उम्मीद में कि ये हमें ये सुविधाएं देंगे वो देंगे, तो ये आपको कुछ नहीं देने वाले। इनकी जो छाया है वो खराब है, यहाँ से तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये खराब है। अब यहाँ पे एक और हिडन मीनिंग सा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, कि इन्होंने कुछ चीजें हमें मुहैया कराई, इसीलिए भी बोल रहा है यहाँ पे। ये लाइन जो है घुमा के थोड़ा सा एक और देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको यहाँ पे ये भी पता लगेगा कि यहाँ दरख्तों के साए में जो धूप लगती है, यानी कि इन्होंने कुछ सुविधाएं हमें दी भी थी, लेकिन जैसे अस्पताल दे दिया, कानून दे दिया, लेकिन उस कानून का कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो चीजें इन्होंने हमें दी वो भी हमारे काम नहीं आ रही, वो भी हमें दुख दे रही है। अस्पताल दिए, वहां पे कुछ लोग काम नहीं कर रहे, कोई आपको आज के टाइम पे भी यही मिल जाएगा, वो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, पहले तो और बदतर हालत थी। अब ये कुल मिला के इसीलिए ये बोल रहा है कि हाँ, ये जो राजनेता है, इनकी जो सुविधाएं हैं वो हमारे काम नहीं आ रही, वो हमें फायदा नहीं पहुंचा रही है। ये राजनेता का पूरा तंत्र खराब है, ये हमारे काम का नहीं है। तो इसे अच्छा ये है कि हम इसे छोड़ के चले जाएं, हमें इसके भरोसे नहीं रहना होगा। और उम्र भर हम ऐसा ही करें, अगर हम इनके भरोसे पड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला हमारा। ठीक है, आई होप ये वाला पहरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले वाला पहरा। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मतलब है, देखो सारे जो शब्द है वो तो आसान से है। मुनासिब का मतलब होता है उपयुक्त, यानी कि योग्य, जिनको बोला जाता है एलिजिबल। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे लेखक हमें, दुष्यंत कुमार, ये बताते हैं ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। यानी कि अगर हमारे पास कमीज यानी कि हमारे पास अगर कपड़े नहीं हैं तो हम अपने जो पैर हैं उनसे पेट ढक लेंगे। यानी कि इसमें बात यह है कि जो हमारे पास सुख सुविधाएं देने का वादा किया था वो तो मिली नहीं। अब हमने क्या किया, यानी कि कमीज नाम की सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे, तो वो जो सुख सुविधाएं देने वाले थे वो नहीं दी, लेकिन हमने फिर भी अपना गुजारा कर लिया, पांव से पेट ढक के अपना काम चला लिया है। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, और यही लोग तो काबिल हैं इस सफर के लिए। यानी कि ये जो धंधा है इसके लिए यही लोग काबिल हैं, यही लायक हैं। अब समझो, मैं पूरा डिटेल के साथ इसको थोड़ा समझाता हूं कि राजनेता लोग वादा करते हैं आपको गैस, चूल्हा, बिजली, ये वो बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, अस्पताल, सड़कें, लाइट। समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। देश की तरक्की के नाम पे ये अपना पेट भरते रहे, और लोगों ने अब जो है अपनी आदत डाल ली है कि ये सुख सुविधाएं तो हमें मिलने वाली है नहीं, अपना गुजारा अपने हिसाब से करो, अपने तरीके से करो। तो यही लोग इसके लायक है। फिर भी वोट देंगे, अगली बार फिर इलेक्शन होगा, फिर से ये बोलेंगे आपको ये मिलेगा, फिर जाके उसको वोट देंगे तो फिर कुछ नहीं मिलना, फिर अगली बार आएगा। तो ये लोग ही लायक है इनके लिए कि ये मतलब ये बोलते रहेंगे, तुम सुनते रहो, तुम करते रहो, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है। तुम्हें अपना पेट अपने पांव से ही ढकना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये लोग मुनासिब हैं, जो लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि यार ये किस्मत हमारी है, हमारी वजह से हो रहा है, अब इसी में काम चलाना पड़ेगा। जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एक तरीके से बोलो, तो उन लोगों के ऊपर कटाक्ष किया गया इस वाले पैरे में कि वो लोग अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। और यही लोग सरकार के जो राजनेता हैं उनके सबसे ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि उनको वोट तो देनी फिर भी है, और वोट देंगे, वोट देके चले जाएंगे, फायदा मिल रहा है, नेता बन गए, पैसा घूसखोरी सब चलेगा, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं है, कोई उनका विरोध करने वाला यहाँ पे
नहीं है। तो ये था इस पहरे में पूरा डिटेल्ड मीनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो अब आप लाइनें बाहर की देखोगे कुछ भी मतलब इजी से लगेगी, लेकिन हिडन मीनिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है भावात्मक है, कटाक्ष बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब अगला वाला देखो आप, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि खुदा नहीं, खुदा क्या, देखो खुदा के अंदर मतलब खुदा यानी कि भगवान, तो भगवान के अंदर क्या भावनाएं होती है, जैसे दया की, क्षमा की, त्याग की, परोपकार की, तो ये भावनाएं इनके अंदर नहीं है। जो ये नेता हम लोगों ने चुन लिया ना, इनके अंदर कुछ नहीं है, किसी का कोई भला नहीं सोच रहे, ना सही मतलब ना सही मतलब ना सोचो यार, कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब सही। अब आदमी को तो, जो मनुष्य है उसको तो ये उम्मीद है ना कि ये लोग करेंगे, हमारे ऊपर कुछ दया करेंगे, परोपकार करेंगे, ये उम्मीद है, वो अपने मन में ही सोच रहे हैं कि ये लोग हमारा भला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि कोई हसीन नज़ारा, तो यानी कि कोई एक अच्छा सा एहसास तो हम ले ही ले, कम से कम हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन हम फिर भी सोच तो सकते हैं, आदमी का ख्वाब सही, हम अपने मन में तो सोच ही सकते हैं कि हमारे पास सड़कें ये वो मिल जाएंगी कभी ना कभी। और ये ऐसे असल ज़िंदगी में होने वाला नहीं है, जब तक कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, ऐसी चीज़ें ये दुनिया से ये ख़त्म नहीं लेंगी, तब तक ये सारी चीज़ें, ये जो वादे किए जाते हैं, ये सिर्फ हमारे सपने की तरह है, ये खुदा नहीं बन सकते, ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये हमारा सिर्फ ख्याल है, जो कि एक हसीन ख्याल है, अच्छा लगता है हमको जान के, लेकिन ये काम का नहीं है और ये होने वाला नहीं है। आई होप ये थोड़ा सा इजी पैरा था, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले वाले पहरे को। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए। मुतमईन होता है आश्वस्त होना, मतलब वादा करते हैं ना, जो उस टाइप का मतलब है यहाँ पे कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे आश्वस्त है, वे इस बात पे टिके हुए हैं, लोगों को मानना है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अब लेखक का ये मानना हो गया कि जो पत्थर यानी कि जो राजनेता है वो पिघलने वाले नहीं है, उनको अपना पेट भरना है, उनको लोगों के दुख की कोई परवाह यहाँ पे नहीं है, उनको ये मतलब नहीं है कि लोग किस परिस्थितियों के अंदर रह रहे हैं। और अगर तुम कोई आवाज उठा रहा है, देखो यहाँ पे बीच में आता ना कि विद्रोही, अब पहले क्या हुआ था, अंग्रेजों का शासन था भारत पे, आप अब 11th में आ गए, सारी चीजें पता है, ये सारी चीजें। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे लोगों को दबा दिया जाता था, अगर कोई विद्रोह करता तो विद्रोह की जो क्रांति भड़कने वाली होती उसको पहले ही सब लोगों को काट दिया जाता उधर ही। तो वही सीन बता रहे हैं यहाँ पे कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए, मैं बेकरार हूं, मैं आतुर हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई लोग आवाज तो उठाएं। अब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है यहाँ पे, उनको पता है कि तुम आवाज उठाओ ना उठाओ कुछ फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास कोई समस्याएं हैं, अगर आप उनका विरोध करते हो, तब भी आपका जो राजनेता है जो आपने चुने हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये था इसका पूरा भाव यहाँ पे। अब देखते हैं अगले वाला पहरा, इसको टिक मार्क कर लेते हैं। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। छोटा सा यहाँ पे मतलब कि जो निजाम है, निजाम का मतलब है शासक, जो रूलर है, यानी कि जो मंत्री संतरी आपके बने हैं, ठीक है, तो तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ताकि कोई आवाज ना उठा दे, तो इसलिए ये क्या करते, ज्यादातर उस टाइम पे शायरी चलती थी, क्योंकि अब दो चीजें जरूरी हैं आज के टाइम पे। अगर आपको आज के टाइम पे की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर आपको आवाज उठानी है तो आप क्या करोगे, आपको किसी चीज का विद्रोह करना है तो आप क्या करोगे, बताओ आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप करोगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ डालोगे, पोस्ट वोस्ट। तो लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे जो कुछ भी, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज थी, जो लोगों को संदेशा वगैरह कुछ भेजती थी, या तो अखबार थे या फिर जो लेखक थे उनकी, ठीक है, यानी कि शायर वगैरह जो भी कुछ था। तो ये बोल रहे हैं कि तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, तेरा तो शासन चल रहा है, तू चाहे तो जो हम लोग बोल रहे हैं हमारी जुबान सील दे, हमें बोलने ना दे। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात बरतते हैं, ये सावधानियां बरतते हैं, किसके लिए, इस बहर के लिए। बहर होती है जो गजल के शेर वगैरह छंद होते हैं ना, उनको बोला जाता है बहर। तो तुम जो ये कुछ भी लिख रहे हो ना, तो इसके लिए सावधानी जरूरी है कि तुम हमारा विरोध ना करो। अगर तुमने हमारा विरोध किया तो तुम्हें दबा दिया जाएगा, तुम्हें मरवा दिया जाएगा, या फिर
गायब कर दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे हो रही है कि तेरा तो राज चल रहा है, हे शासक, तेरा राज चल रहा है, तू चाहे तो शायर की आवाज को सील दे, बंद कर दे, उसके विद्रोह जो बातें बोलना चाह रहा है वो लोगों के माध्यम से, उस सवर को भी चाहे तू दबा दे, तेरा राज चल रहा है। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। और जब तक ये चलता रहेगा, कोई विद्रोह का सवर तू नहीं चाहेगा कि कोई उठे, कोई तेरा विद्रोह करे। विद्रोह मतलब तो ऐसे मांग करे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तू नहीं चाहेगा बिल्कुल भी कि कोई उनके लिए आगे आए। अब आखिरी वाला पहरा, और काफी दर्दनाक पहरा नहीं है ये, आसान सा है ये भी। जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि तुम लोगों ने मतलब पूरी जिंदगी निकाल दी अपने फायदे के लिए, फायदा तो तुम्हारा हुआ नहीं, अब क्या करोगे। जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, ठीक है, यानी कि तुम जो है अपने ही घर में, अपने देश में, अपने जो है लोगों के लिए जिए तुम अब तक, मरे तो गैर की गलियों के गुलमोहर के लिए। अब जो है तुम ये सोचो कि पूरे देश दुनिया, मतलब हमारा जो देश है, दूसरे लोगों के भले के लिए भी तुम कभी मर के देखो। अब तक तो तुमने अपना फायदा देखा, मुझे सड़कें मिलेंगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, तुम ये सोच के उनको वोट देते चले हो। तुमने सब कुछ जो भी कुछ सोचा है वो किसके लिए सोचा है, अपने लिए सोचा है। कभी आप दूसरे के लिए मर के देखो, दूसरे के लिए अपना जो है जीवन त्याग के देखो, यानी कि दूसरे की सहायता करके देखो आप, तो आपको जो है अलग चीज मिलेगा, अलग अनुभव मिलेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही गई है लेखक के द्वारा। चलो ये था इसके अंदर पूरा जो भी सीन था। अब यहाँ पे जो है कुछ चीजें बता देता हूँ मैं क्या क्या है। वैसे तो भाषा शैली मैंने शुरुआत में बता दी थी। इसमें जो है ज्यादातर आपको जो है खड़ी बोली के शब्द मिलेंगे, उसके अलावा जो है उर्दू और खड़ी बोली दो भाषा आपको मिलती है। इसके अंदर शांत रस का प्रयोग मिलता है। उसके अलावा जो है अलंकारों में आप देखोगे आमतौर पे सीधा साधा अनुप्रास अलंकार आता है अपना, वही अलंकार आपको देखने को मिलता है। बस यही चीजें हमें खास तौर पे यहाँ पे बतानी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर की वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, इसकी अभ्यास के प्रश्न उत्तर होगी, उसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQ सब कुछ बनेंगे यहाँ पे। तो एक बार प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, अगर वीडियो कुछ दिनों के बाद देखोगे। बहुत सारी वीडियो वैसे भी पहले से बनी हुई हैं, तो जाके देख लेना, क्या पता आपके काम की कोई वीडियो वहाँ पे मिल जाए। बाकी पोएम्स की व्याख्या तो करवा ही दी है, वो तो जाके देख ही सकते हो आप। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना ताकि कोई अपडेट दूँ तो आपसे छूटने ना पाए।